हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस वीडियोस एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर योर एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। So on the topic state executive and legislature, we will be discussing some multiple choice questions and I would suggest you कि हर question के बाद आप वीडियो को pause करके उसे खुद attempt करने की कोशिश करें and at the end of the video try to assess your own self, try to assess your score and that will be the real benefit of watching this video, right? So those of you who have already prepared the polity section should proceed this way और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। So stay tuned and let us start. Question number 1. With reference to the composition of members of State Legislative Council, consider the following statements. State Legislative Council में इनमें कौन सी statement सही है? Number 1. 1/6 of the total members are elected by graduates of 3 years standing and residing within the state. Second, 1/4 of the total members are elected by the members of local bodies in the state like municipalities and district boards. Number 3, 1/6 of the total members are elected by teachers of 3 years standing in the state, not lower in standard than secondary school. इनमें से कौन कौन सी statement जो है वो correct है? 1 and 2, 3 only, 1, 2 and 3 या फिर none of the above. So state legislative council यानी कि जो state के legislature का जो upper house होता है उसमें उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 1/3 मेंबर्स हैं इन्हें लोकल बॉडीज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग। देन अगेन 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग। देन 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो ये इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो रहती है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट कह रही है 1/6 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। नो, इट इज 1/12 एक्चुअली। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड, 1/4 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। ये भी गलत हो जाती है क्योंकि ये 1/4 नहीं 1/3 मेंबर्स जो है वो लोकल बॉडी से इलेक्ट होकर आते हैं। नेक्स्ट, 1/6 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। अगेन दिस इज रॉन्ग, इट इज़ 1/12। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी गलत हो जाती हैं और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तीनों में से कोई भी नहीं है। सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव, राइट। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है इसकी कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 6 ही स्टेट्स में हमें मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में ही हमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो मिलती है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019 नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू अ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में कभी भी सेकेंड हाउस नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई नाउ दीज 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 2. Consider the following statements. Every state in India has a legislative assembly. Second, the strength of legislative assembly in a state is fixed by the president. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर none of the above? आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में जो कहा गया है कि हर स्टेट में असेंबली होती है, दैट इज करेक्ट, लेकिन सब यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली हो ये ज़रूरी नहीं है। ओनली दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड स्टेटमेंट जो है कि क्या प्रेसिडेंट डिटर्मिन करते हैं, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अ स्टेट विद अ लार्जर पॉपुलेशन विल हैव मोर सीट्स इन द असेंबली। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सो फर्स्ट, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज करेक्ट। Second, strength of assembly is fixed by the president. This is wrong. So which of the following statement is correct? 1 only is your correct answer. Question number 3. The elected members of state legislative assemblies can participate in which of the following procedures?
जो MLAs होते हैं इलेक्टेड हर स्टेट के, वो इनमें से किस किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं? नंबर 1 इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, नंबर 2 इलेक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नंबर 4 impeachment of president, number 5 removing a high court judge. Choose the correct answer 1, 2 and 5, 2, 3 and 4, 1 and 3 या फिर 1, 4 and 5. देखिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं इसमें सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दे पार्टिसिपेट. तो पहला पॉइंट आपका करेक्ट है. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये MLAs का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है. देन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय MLAs या द लेजिस्लेटर्स ऑफ द लोअर हाउस. तो ऑफकोर्स 1/3 मेंबर्स इनसे इलेक्ट होके आते हैं. फोर्थ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हुए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही रोल प्ले करते हैं, स्टेट्स का रोल नहीं होता है. एंड रिमूविंग हाई कोर्ट जज, अगेन ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर द प्रोसीजर गिवन अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. तो इसमें भी MLAs का कोई रोल नहीं रहता है. सो योर आंसर बिकम्स 1 and 3 ओनली. ये दो ही प्रोसीजर हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLAs पार्टिसिपेट. बाकी तीनों में MLAs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किसी भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में CM को मिला के मैक्सिमम कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, कितने मिनिस्टर होते हैं, ये कहां से डिसाइड होता है? नंबर 1 बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर 2 मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, Number 3 fixed by the Representation of People Act 1950 और number 4 none of the above. क्या ऐसा कोई बार है, और अगर है तो इनमें से कौन सी जगह पर वो मेंशन्ड है? क्या वो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से डिटरमिन करते हैं, क्या वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, क्या वो RPA 1950 में लिखा है, या फिर none of the above? देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द CM कैन नॉट एक्सीड 15% of the total strength of legislative assembly in the state. ये रूल है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा उस स्टेट में मिनिस्टर नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर. और ये रूल जो है ये 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था? नो. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है. देन इज इट फिक्स्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट? नो. इज इट डिसाइडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट? नो. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. अगर यहां पर ओरिजिनल ना लिखा होता तो ये इसका आंसर होता. इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस. इज इट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? नो. तो ये आपको इसमें फ़र्क देखना समझना चाहिए. अगर ओरिजिनल वर्ड यहाँ पे ना होता तो इसका आंसर बी होता कि क्या ये लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? यस, इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. तो 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, 15% की लिमिट लगा दी गई थी, नॉट ओनली इन एवरी स्टेट बट इवन एट द यूनियन लेवल एज वेल. तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते सेंट्रल लेवल पे. ये भी एक रूल इसमें लगाया गया था. द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. वहां पर 10% से ज्यादा मेंबर्स जो है वो नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम और मैक्सिमम का एक बार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि मिनिमम इतने MLAs हों, मैक्सिमम इतने हों. द मैक्सिमम नंबर इज 500. सो व्हाट इज द मिनिमम बार? 15, 30, 45 or 60? See, there are certain states that have 32 MLAs, certain states that have 40 MLAs. बहुत छोटी छोटी जो states हैं, but those are exceptions, those are not the norm. सिर्फ 2 या 3 ही ऐसी states हैं जिनमें 60 से कम MLAs होते हैं, तो वो exceptions हैं. The answer here is 60. The minimum legislative assembly strength for a state has to be 60
एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 60 से कम करना है, यानी कि जैसे गोवा हो गया या फिर सिक्किम हो गया जिनमें कम सीट्स हैं, तो दोज आर एक्सेप्शंस अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 और आर्टिकल 371 के अंदर जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 371 ए बी सी अप टिल जे, उसमें बहुत सारी प्रोविजंस हैं जिसमें ये एग्जेम्पशंस जो है वो कुछ स्टेट्स को दी गई हैं। अदरवाइज द मिनिमम स्ट्रेंथ हैज टू बी 60, मैक्सिमम कैन बी 500। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following states does not have a legislative council? So I have already told you the answer in a previous question. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला, इनमें से कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? सो आई रोट द नेम्स ऑफ दोज 6 स्टेट्स दैट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। द आंसर इज डी, केरला। So these 6 states have legislative council: Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Uttar Pradesh. Question number 7. Which of the following is not related to the exercise of constitutional discretion by the governor? इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन नहीं चलाता, उसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है? यानी कि 3 ऐसे हैं जिसमें वो डिस्क्रिशन चलाता है। ऑप्शन 1, एडमिनिस्ट्रिंग द एडजॉइनिंग यूटी। नंबर 2, मेकिंग रूल्स फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन 6th शेड्यूल एरियाज। नंबर 3, reservation of certain types of bill for the consideration of the president. And number 4, seeking information from the chief minister with regard to administrative and legislative matters of the state. इनमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो गवर्नर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने के अनुसार ही करता है? क्या वो एक एडजॉइनिंग यूटी को एडमिनिस्टर करते हुए, जैसे पंजाब के जो गवर्नर हैं वो यूटी ऑफ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, क्या वो चंडीगढ़ के बारे में डिसीजन लेते हुए पंजाब के चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेते हैं, या फिर अगर वो सलाह दें तो वो बाइंडिंग होती है? नो, दिस इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। सेकंड, मेकिंग रूल्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन 6 शेड्यूल एरियाज। 6 शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये चारों आ जाते हैं। इनमें जो भी 6 शेड्यूल एरियाज हैं उनमें अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, उनके लिए रूल्स बनाने हो, तो गवर्नर बना सकते हैं, बट इट कैन बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यस, यहाँ पर गवर्नर की डिस्क्रिशन नहीं भी चलती है। रिजर्वेशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ये गवर्नर की डिस्क्रिशन है। और सीएम से किसी भी काम का ब्यौरा लेना, दैट इज ऑल्सो द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। So, making rules for autonomous district councils is to be done on the recommendation of the council of ministers, right? तो इसमें गवर्नर की डिस्क्रिशन नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following suggested, ये सारी कमिटीज और कमीशंस हैं, which of these suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? किस कमेटी ने गवर्नर के ऊपर रिफॉर्म्स करने को कहा था और ये पॉइंट दिया था कि गवर्नर एक बहुत एमिनेंट इंसान होना चाहिए, लेकिन वो स्टेट से बाहर का होना चाहिए और वो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एन एक्टिव पॉलिटिशियन। सो किसने कहा था ये? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966, राजामन्नार कमेटी ऑफ 1969, सरकारिया कमीशन ऑफ 1983 और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और NCRWC 2000। किसने ये रिकमेंड किया था? तो आंसर बेसिकली काफ़ी इजी है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि एक इनमें से एक कमीशन ऐसी है जिसने स्पेसिफिकली गवर्नर के ऊपर बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी जो कि आज भी साइट की जाती हैं, एंड दैट इज सरकारिया कमीशन ऑफ 1983। सो सरकारिया कमीशन हैड गिवन अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स ऑन हाउ टू मेक द ऑफिस ऑफ गवर्नर मोर इफेक्टिव। सो सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड कि गवर्नर should be from outside the state and should be an apolitical personality. Question number 9. Consider the following statements. The governor can pardon a death sentence prescribed by state law. Number 2. A governor whose term has expired may be reappointed in the same state or any other state. इनमें से कौन कौन सी statement incorrect है?
देखिए पहली स्टेटमेंट है द गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस. नो, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस. गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस इवन इफ इट इज अंडर अ स्टेट लॉ. गवर्नर कम्यूट कर सकता है, रिमिट, यू कैन से कम्यूट, रिमिट, रिस्पाइट सब कुछ कर सकता है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को. वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं. Second, governor whose term has expired may be reappointed in the same state or any other state. Yes, of course. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट है वन ओनली, तो वन ओनली becomes your answer. Governor cannot pardon a death sentence at all. Only the president can. Next, the salary and allowances of the members of State Council of Ministers. State Council of Ministers के जो members होते हैं उनकी salary और allowances के बारे में इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? A, is it prescribed in the constitution? 2, it is fixed by the parliament. C, it is fixed by the governor in consultation with the president. और fourth, it is fixed by the state legislature itself. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है? नो. क्या ये पार्लियामेंट सेट करती है? नो. Parliament, you can say Parliament prescribes the salary of MPs. Third, क्या ये गवर्नर डिसाइड करते हैं in consultation with president? No, it is fixed by the state legislature itself. State legislature खुद डिसाइड करता है कि हमारी सैलरी कितनी होगी. So fourth is your answer. Question number 11. Consider the following authorities: Advocate General of the State, Chairman of State Public Service Commission, or State Election Commissioner. Which of the above can be removed by the governor? इन तीनों अथॉरिटीज में से कौन है जिसे रिमूव गवर्नर कर सकते हैं? 1 only, 1 and 3, 2 and 3 या all of the above? देखिए जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, इन्हें अपॉइंट करना, इनकी सैलरी डिसाइड करना, इनको रिमूव कर देना, ये टोटली गवर्नर की पावर में आता है. सो यस, 1 इज करेक्ट. सेकेंड, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इट इज़ द वॉचडॉग ऑफ मैरिट सिस्टम इन अ स्टेट. तो उसको अपॉइंट करने की पावर तो गवर्नर के पास होती है, लेकिन जब बात रिमूवल की आती है, द रिमूवल प्रोसेस रेस्ट्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पार्शियल रखा जा सके. तो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स को रिमूव करना हो तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ताकि स्टेट उनके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश ना करे, सो दैट मैरिट कैन बी मेंटेन, देयर इम्पार्शियलिटी कैन बी मेंटेन. सो 2 इज़ नॉट करेक्ट. जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बारे में भी यही बात करेक्ट है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो उन्हें भी अगर रिमूव करना हो तो ओनली प्रेसिडेंट कैन. So the answer here becomes 1 only. सिर्फ एडवोकेट जनरल हैं जिन्हें गवर्नर के ऑर्डर पे रिमूव किया जा सकता है, बाकियों के लिए प्रेसिडेंट शुड इशू द ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यानी कि 3 स्टेटमेंट्स इसमें से गलत हैं. नंबर 1, द गवर्नर नीड नॉट रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. गलत है ये. Second, the Speaker of State Assembly discharges the duties of the office of governor if it falls vacant due to death or resignation. This again is incorrect. The ordinance issued by the governor is subject to approval by the president. No, ऐसा नहीं है. And fourth, a governor can continue in office beyond 5 years. Of course, he can continue in office beyond 5 years. तो आपका आंसर हो जाएगा D. Yes, a governor can continue in office beyond 5 years. It is totally the discretion of the president and the central government. Question number 13. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. This is the first statement. Second, the chief secretary in a state has a fixed tenure. इनमें से कौन-कौन सी statements correct हैं? 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर neither 1 nor 2. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है. दिस इज अ रिकमेंडेशन, दिस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड. ये रिकमेंडेशन है कि आईएएस ऑफिसर्स का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, सिविल सर्विसेज बोर्ड बने, उनको इतने साल कम से कम सर्व करने को मिले. इट्स अ रिकमेंडेशन, नॉट बीन एक्सेप्टेड. जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक ही वो सर्व करते हैं. देन द मोमेंट दे रिटायर
तो उनका टेन्योर 6 महीने का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, सो नो फिक्स टेन्योर, लेकिन उन्हें अपॉइंट गवर्नर ही करते हैं। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट इज वन ओनली, ए इज योर आंसर। Second last question, that is question number 14. In which of the following states of India the governors have to fulfill special responsibilities? Now this is a tricky question. Tricky in the sense ये थोड़ा सा factual question है. अगर आपको सारी states के नाम याद हैं तभी आप ये question आंसर कर सकते हैं, because the options are quite a lot in every option. तो इसको ज़्यादा मैंने इसीलिए complicate किया है ताकि जिनको आर्टिकल 371 के अंडर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी याद हैं, सिर्फ तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आर्टिकल 371 से लेकर 371 ए बी सी डी से लेकर जे तक जो 11 आर्टिकल्स हैं, उन 11 के 11 आर्टिकल्स में सारी जो स्टेट्स हैं उन सब के नाम आपको अगर पता होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो योर ऑप्शंस आर दीज, सो यू कैन ट्राई to answer on your own. देखिए जो आर्टिकल 371 है that has provisions for महाराष्ट्र and गुजरात। उसके बाद आर्टिकल 371 ए से जब हम शुरू होते हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अगेन आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा and Hyderabad, Karnataka region. So these are the 11 articles from 371 to 371J. अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से यहाँ पर आपके फिट होते हैं। So बिहार एंड हिमाचल प्रदेश do not have any provisions, तो पहली ऑप्शन गलत हो जाती है। बिहार, राजस्थान एंड केरला do not have any such provisions. C is the correct answer. महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम एंड नागालैंड। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में त्रिपुरा डज नॉट हैव एनी सच प्रोविजन, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। अब ये सारी स्टेट्स अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड विद दिस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। तो इन सभी स्टेट्स को कोई ना कोई स्पेशल प्रोविजन दी गई है अंडर पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम एंड नागालैंड, द गवर्नर्स हैव सर्टन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में सौराष्ट्र और विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, क्योंकि इन डेवलप्ड स्टेट्स में भी कुछ अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, तो उनको उनकी डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। सिमिलरली सिक्किम में पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ से भी कम रखनी है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन दी गई है। सो इसी तरह से 371 में सारी स्टेट्स के लिए कोई ना कोई प्रोविजंस हैं। सो यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोज स्टेट्स। लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट इन द इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जो तीनों इलेक्शंस के लिए वोट कर सकता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कौन है ऐसा जो लोकसभा के लिए भी वोट कर सकता है, राज्यसभा के लिए भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी? ए, रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द कंट्री। अपने आप से पूछिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, विच आई एम प्रिज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर, तो अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो क्या आप लोकसभा के लिए वोट कर सकते हैं? यस। क्या आप राज्यसभा के लिए वोट कर सकते हैं? नो, बिकॉज राज्यसभा के इलेक्शंस तो इनडायरेक्टली होते हैं। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में मे बी यू कैन वोट इफ यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग और यू आर अ टीचर ऑफ 3 years स्टैंडिंग, या आप किसी लोकल बॉडी के मेंबर हैं, तो आप वोट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स राज्यसभा के लिए हम वोट नहीं कर सकते, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जो एमएलए होते हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोकसभा के लिए वोट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, दे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया, दे कैन वोट। राज्यसभा के लिए तो वही वोट करते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/3 मेंबर्स को एमएलएज ही इलेक्ट करते हैं। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। जो आपके बचे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, दे मे नॉट बी एबल टू वोट। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है
प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट वोट फॉर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा के लिए वोट करने के लिए आपको एमएलए ही होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी एन एमएलए, प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी एन एमपी, तो ये इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता। जहां तक बात बची चीफ मिनिस्टर की, ये एक एम्बिगुअस ऑप्शन है, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। ये हो भी सकता है आंसर, ये नहीं भी हो सकता। ये हो कब सकता है? जब चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। ये कब नहीं हो सकता है? अगर चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो। अब हमें नहीं पता कि वो चीफ मिनिस्टर किस स्टेट की बात कर रहा है, क्या वो ऐसी स्टेट है जिसमें सेकेंड हाउस है भी या नहीं। तो अगर आपको सेकेंड ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन आता है तो आपका आंसर हो सकता है चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। लेकिन अगर आपको सेकेंड ऑप्शन आ गया है देन दैट इज योर करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे एम्बिगुअस ऑप्शन है, चीफ मिनिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑल द एमएलएज कैन वोट फॉर ऑल द 3 इलेक्शंस। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, वोटर्स क्यों नहीं हो सकते, ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर कॉपी यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और वहाँ पर जाके आप खुद को रजिस्टर कीजिए और सारे के सारे या पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो यू शुड डाउनलोड आवर अभिपीडिया ऐप, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो अभिपीडिया ऐप इज नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, तो यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारे कोर्सेज, वीडियोस, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको एक ऐप में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।